हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो हम लोग का पेपर 5 है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसी का है। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि हम लोग का यूनिट 3 में, जो हम लोग का अंडर पेपर 5 का जो यूनिट 3 है, उसमें एक क्वेश्चन समझिए कि जो 2020 में फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, उसमें आने की इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या है अंडरस्टैंडिंग, इसको हम बताते हैं। अंतर अनुशासनिक अधिगम इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य हम आकलन का होना है। देखिए आकलन इसका पूछता है कि इसका इवोल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो देखिए अंतर अनुशासनिक अधिगम क्या होता है, सिंपल समझिए। जब दो या दो से अधिक शिक्षक या विद्यार्थी कोई समस्या को निजात में, कोई समस्या को समाधान करने के लिए जब कोई नियम या सिद्धांत द्वारा उस समस्या का सॉर्ट आउट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर अनुशासनिक अधिगम कहते हैं। देखिए क्या है, आइए इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। मतलब अभी का जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब बालक के अनुरूप ही शिक्षा दिया जाता है कि बालक की क्या मांग है। अतः वर्तमान समय में अंतर अनुशासनिक अधिगम का प्रयोग मुख्य तौर पर शैक्षिक क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब अभी जो अंतर अनुशासनिक अधिगम का जो प्रयोग है मुख्य तौर पर जो एजुकेशनल मतलब क्षेत्र में किया जाता है, एजुकेशनल एरिया में किया जाता है, जहां दो या दो से अधिक विषयों के शोधकर्ता द्वारा अपने दृष्टिकोण का समन्वय या अंतःक्रिया करते हैं। मतलब क्या बोला गया है, जहां पर क्या है, दो या दो से अधिक विषयों का क्या है, शोधकर्ता क्या करते हैं, अपनी दृष्टिकोण से, मतलब अपने दृष्टिकोण से समन्वय, मतलब उसको मिलाकर या अंतःक्रिया करते हैं तथा उसके सामने आने वाले समस्या को अपने दृष्टिकोण से समाधान करते हैं। मतलब कह रहा है कि इसमें दो या दो से अधिक शोधकर्ता अपने दृष्टिकोण का अंतःक्रिया या समन्वय करके क्या करते हैं, उनके सामने आने वाले समस्या क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। अतः अनुशासनिक अधिगम के एक ओर शिक्षा का कार्य एवं व्यवहार सर्वोत्तम होता है, तो वही दूसरी ओर इसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब कह रहा है कि अंतर अनुशासनिक अधिगम से क्या होता है कि शिक्षा का कार्य क्या हो जाता है एवं व्यवहार सर्वोत्तम होता है, तो वही दूसरी ओर क्या होता है, इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, जिससे एक विकसित एवं समृद्धिशाली राष्ट्र का निर्माण की कल्पना हो सके। देखिए जब टीचर का विकास होगा, टीचर अच्छा मतलब अपना व्यवहार अच्छा, अपना कार्य सर्वोत्तम देगा, तथा वही दूसरी ओर क्या होगा कि बालक का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, जिससे क्या होगा, हमारा देश बहुत अच्छा, हमारे देश का, कोई भी देश का क्या होगा कि वह विकसित देश बनेगा। अब देखते हैं अंतर अनुशासनिक अधिगम के अर्थ एवं परिभाषा। अंतर अनुशासनिक अधिगम का अर्थ उस अधिगम से है जिसमें एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। मतलब अंतर अनुशासनिक अधिगम का अर्थ ये होगा कि उस अधिगम से है जिसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की क्या होती है, समस्या का समाधान किया जाता है। अंतर अनुशासनिक अधिगम में एक से अधिक व्यक्तियों या विद्यार्थियों द्वारा, यहाँ विद्यार्थी नहीं होगा, ये सिर्फ व्यक्ति होगा, आप यहाँ पर विद्यार्थी को नहीं यहाँ पे लिखिएगा, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा, विद्यार्थियों काट दीजिएगा, व्यक्तियों द्वारा एक नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाता है, एक नवीन ज्ञान का क्या सृजन, मतलब क्या क्या प्राप्त किया जाता है, मतलब उसका क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है, जिससे उसके सामने आने वाली समस्या क्या होता है, समाधान किया जाता है। मतलब एक नवीन ज्ञान का निर्माण किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके सामने आने वाली समस्या क्या किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। अतः शैक्षिक अंतर अनुशासनिक अधिगम के अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं नवीन ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो किसी समस्या का समाधान करते हैं। मतलब अंतर अनुशासनिक जो अधिगम होता है उसमें, उसके अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं नवीन ज्ञानों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। मतलब कोई भी नियम हो जो किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें वो नियम किसमें शामिल किया जाता है, अंतर अनुशासनिक अधिगम में वो नियम शामिल किया जाता है। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार। क्या डिफिनीशन है, अंतर अनुशासनिक अधिगम का तात्पर्य उन नियमों एवं सिद्धांतों से है जो कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में सहसंबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। देखिए अंतर अनुशासनिक अधिगम का सिंपल तात्पर्य आप समझिए, उन नियमों एवं सिद्धांतों से है जो कि शिक्षा के माध्यम से, मतलब एजुकेशन के माध्यम से क्या करता है, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, उसके बाद आर्थिक, इकोनॉमिक तथा सांस्कृतिक, कल्चर क्या हो, व्यवहारों को, व्यवस्थाओं क्या करता है, सहसंबंध, मतलब उसको को रिलेशन करके रखता है, को रिलेट करके रखता है। कौन करता है, तो वो अंतर अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से हो सकता है। ये दूसरा देखते हैं डिफिनीशन, थॉमसन के अनुसार क्या डिफिनीशन है,
अंतः अनुशासनिक अधिगम से अभिप्राय दो या दो से अधिक वैज्ञानिकों या छात्रों का आपस में सम्मिलित होना है, अर्थात इनके मत अंतः स्थापित करना। मतलब थॉमसन साहब कह रहे हैं कि अंतः अनुशासनिक अधिगम से अभिप्राय मतलब दो या दो से अधिक जो छात्र है या कोई व्यक्ति होगा, तो आपस में मतलब मिलकर सम्मिलित होकर क्या करना, मत अंतः स्थापित करना, जिससे कोई एक नवीन जो नायक समस्या है उसका क्या करना, समाधान करना। अब देखते हैं अंतः अनुशासनिक अधिगम की क्या विशेषता है। अंतः अनुशासनिक अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों के जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करे। देखिए कोई चीज को हम समस्या आता है तो क्या हम जिज्ञासु हो जाते हैं, कोई चीज पर हम कैसे मतलब उसका समस्या का समाधान करें, मतलब उसके मतलब क्या होता है, जिज्ञासु बन जाते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न कर देती है। देखिए कोई बच्चा के सामने कोई समस्या आ गया तो सोचता है इसका हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, मतलब सोचने लगता है, उसमें सोचने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वही बोल रहा है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। दूसरा देखते हैं, यह छात्रों को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। देखिए कोई समस्या किसी के सामने आता है तो क्या होता है, वह चुनौतियों का सामना करना सीख जाता है, कैसे हम चुनौतियों का सामना कर जाएंगे। अब किसी के सामने कोई समस्या ही नहीं आएगा तो क्या चुनौती के बारे में वो क्या जानेगा। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि यह छात्रों को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। तीसरा देखते हैं, अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों को बौद्धिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर आत्मविश्वास का निर्माण करती है। मतलब अंतः अनुशासनिक अधिगम है जो छात्रों क्या करती है, बौद्धिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर क्या करती है, आत्मविश्वास का विकास करती है। चौथा है, अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों को व्यक्तिगत व्यक्तिगत एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देती है। उसमें भी कहा गया है, अंतः अनुशासनिक अधिगम का सिंपल अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक। तो देखिए इसमें व्यक्तिगत भी होगा और सहयोगात्मक मतलब सहयोग से किसी को क्या करना है, कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। कौन, अंतः अनुशासनिक अधिगम। पांचवा है, अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों में तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देती है, मतलब तुलना करके अध्ययन को बढ़ावा देती है। छठा है, अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों को विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाती है। मतलब अंतः अनुशासनिक अधिगम है क्या, छात्रों को विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझते। मान लीजिए देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है कोई चीज को, जैसे बहुत शब्द होता है कि हर सब्जेक्ट में सेम होता है। जैसे मान लीजिए अभी जैसे हम जानते हैं सेल मतलब कोशिका होता है फिजिक्स में, तो हम जानते हैं फिजिक्स में सेल मतलब कोशिका होता है, लेकिन वही हम सॉरी सेल मतलब कोशिका होता है बायोलॉजी में, और फिजिक्स में क्या होता है, बैटरी होता है सेल मतलब। तो हम लोग ये हम जानते हैं कि दोनों में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सेल मतलब कोशिका कब होता है, सेल मतलब बैटरी कब होता है। तो ये चीज यहाँ है वही बताया जा रहा है कि अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों को विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाता है। अंतः अनुशासनिक अधिगम जीवन कौशल एवं काम कौशल के विकास को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब देखते हैं विद्यार्थियों के लिए अंतः अनुशासनिक अधिगम का क्या उद्देश्य है। देखिए विद्यार्थियों के लिए अंतः अनुशासनिक अधिगम का निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है, विषयों के चुनाव में, मतलब विषय का हम चुनाव करने में अंतः अनुशासनिक अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मान लीजिए क्यों होती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को साइंस में इंटरेस्ट है तो वो साइंस सब्जेक्ट लेगा, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होगा उसको, मतलब जो मैथ होते ये सब सब्जेक्ट लेना होगा। तो वही चीज यहाँ है कि विषयों के चुनाव में अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से छात्रों को यह ज्ञात हो जाता है कि किस संकाय से उसको कौन सा विषय पढ़ने हैं, और उसी के आधार पर वह अपने रुचिपूर्ण विषय का चुनाव करता है। मान लीजिए कोई बच्चा को फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा तो क्या करेगा, उसको साइंस लेना होगा, उसी के आधार पर क्या उस संकाय का चयन करेगा और वह अपने सब्जेक्ट का क्या करेगा, चुनाव करेगा। आइए अब देखते हैं दूसरा है, विषयों के अध्ययन में सरलता। मतलब कोई विषय को जब अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से पढ़ेगा तो उस विषय को पढ़ने में बहुत सरलता होगी। छात्रों के समक्ष जब एक अनुशासनिक व्यवस्था के आधार पर विषय प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे पढ़ने में सरलता का अनुभव होता है। मतलब अनुवास मतलब अच्छा से कोई अनुशासनिक व्यवस्था को आधार पर विषयों को प्रस्तुत की जाती है तो क्या होता है, पढ़ने में क्या होती है, सरलता होती है। जैसे छात्र के सामने प्राकृतिक विज्ञान के विषय प्रस्तुत की जाती है, मतलब नेचुरल साइंस के विषय प्रस्तुत किया जाता है, तो उस छात्र को दूसरे विज्ञान के अध्ययन करने में कठिनाई होती है। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या मन विज्ञान के विषय, क्योंकि हम जानते हैं कि एक विज्ञान दूसरे विज्ञान से क्या है, सहसंबंध रखता है। अब देखते हैं तीसरा है, उपयोगी ज्ञान का अर्जन। अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से छात्रों को उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से क्या होती है, छात्रों को उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि अंतः अनुशासनिक अधिगम का मुख्य आधार क्या है, उपयोगी ज्ञान को प्राप्त करना। अब देखते हैं चौथा है, अस्थाई अधिगम की प्राप्ति। मतलब कोई चीज हम अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से करेंगे तो हमें अस्थाई कोई चीज सीखने में क्या होगी, प्राप्ति होगी। अंतः अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से छात्रों को अस्थाई अधिगम की प्राप्ति होती है, क्योंकि अंतः अनुशासनिक अधिगम प्रत्येक विषय एवं उसकी गतिविधियों के मध्य क्रमबद्धता एवं सुसंगठित व्यवस्था को जन्म देती है। मतलब अंतः अनुशासनिक जो
जो अधिगम है वो प्रत्येक विषय एवं उसकी गतिविधियों के मध्य क्या करती है, क्रमबद्धता, मतलब उसको क्रम बना कर रखती है एवं सुसंगठित व्यवस्था को जन्म देती है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतःनुशासनिक अधिगम से अस्थायी ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब देखते हैं सहसंबंध अधिगम, को रिलेटेड लर्निंग। अंतः अनुशासनिक ज्ञान से तात्पर्य प्रत्येक विषय का सहसंबंध दूसरे विषय से होता है। मतलब अंतः अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक विषय क्या होता है, संबंध दूसरे विषय से होता है, यानी एक संकाय का संबंध दूसरे संकाय से होता है। जब किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है तब इन सभी विषयों एवं संकायों का सहसंबंध अध्ययन किया जाए। मान लीजिए देखिए, हम लोग को फिजिक्स का जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें देखिएगा मैथ का कुछ फॉर्मूला का यूज किया था, मतलब सब को रिलेटेड है। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि फिजिक्स के जब जो न्यूमेरिकल आता है उसकी समस्या को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे विषय का मदद लेते हैं, तो वही सहसंबंध होता है। अब देखते हैं प्रभावी अधिगम की प्राप्ति। अंतः अनुशासनिक अधिगम का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को प्रभावी अधिगम व्यवस्था उपलब्ध कराना है। अंतः अनुशासनिक अधिगम से छात्रों की योग्यता एवं बुद्धि लब्धि विकास होता है, जिससे वह प्रभावी अधिगम की प्राप्ति करती है। मतलब देखिएगा, कोई भी बच्चा का जितना योग्यता का विकास होगा उसमें बुद्धि लब्धि का विकास होगा, क्या होगा, वह प्रभावी अधिगम को प्राप्त करता है। अब देखते हैं सतमा है सामाजिक समस्याओं का समाधान। देखिए बहुत बड़ी समस्या है कि समाज में बहुत ज़्यादा अभी रूढ़िवादिता चल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब रूढ़िवादिता मतलब पुराने समय की परंपरा। तो वही चीज़ है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान। हम जानते हैं कि छात्र समाज में रहकर अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना करता है। मतलब देखिए, जब छात्र समाज में रहता है तो उसे अनेक प्रकार के सामाजिक समस्याओं का सामना कर पड़ता है। अतः छात्र अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से वह अपने सामाजिक व्यवहार का सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय अभिभावक बालकों को यह कहकर डराते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि राहु केतु का युद्ध सूर्य एवं चंद्रमा के बीच चल रहा है। मतलब गांव सब में ये मतलब रूढ़िवादिता है पहले के कि सूर्य ग्रहण के समय मतलब अभिभावक बालकों को यह कहकर डराते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि राहु केतु का युद्ध सूर्य एवं चंद्रमा के बीच चल रहा है। परंतु एक छात्र यह सिद्ध कर सकता है कि जो सूर्य ग्रहण है यह क्या है, खगोलीय घटना है। खगोलीय घटना कैसे है, देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, मतलब जो चंद्रमा तो वही रोक देता है। तो वही यहाँ पर यही एक खगोलीय घटना है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य एवं और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। यह क्या किस दिन होता है, अमावस्या का दिन होता है। और देखिए चंद्रग्रहण के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए चंद्रग्रहण होता है जिसे लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। चंद्रग्रहण क्या होता है, देखिए चंद्रग्रहण में होता है कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। तो चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। जो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है चंद्रग्रहण में, और यह किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। आइए अब देखते हैं अधिगम का हस्तांतरण, मतलब अधिगम का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी अंतःनुशासनिक अधिगम के आधार पर होता है। मतलब अधिगम का हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या होता है, अंतःनुशासनिक अधिगम के आधार पर ही होता है। अधिगम के हस्तांतरण का अर्थ है कि एक विषय में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय में लागू करना। मतलब एक विषय जो सीखे हुए नॉलेज है और दूसरे विषय में हम कोई भी चीज को सीख रहे हैं तो उसमें क्या करना, लागू करना। जैसे देखिए गणित के ज्ञान को भौतिक विज्ञान के संख्यात्मक न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करना। मतलब देखिएगा न्यूमेरिकल जो होता है फिजिक्स में, उसका हल करने के लिए हम गणित का जो फार्मूला है, जैसे साइन थीटा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब फार्मूला का यूज करना पड़ता है। अब देखते हैं 9 नंबर है सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है, अंतःनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि छात्रों के लिए विद्यालय एवं शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत उन सभी गतिविधियों क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, छात्रों का विकास करता है। मतलब देखिएगा शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत उन सभी गतिविधियों मतलब एक्टिविटियों का शामिल किया जाता है जिससे क्या हो कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से क्या करे, छात्रों का विकास करे। अब देखते हैं शिक्षक के लिए अंतः अनुशासनिक अधिगम का उद्देश्य क्या है। शिक्षक के लिए अंतः अनुशासनिक अधिगम के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है शिक्षक में प्रभावशीलता। वर्तमान समय में अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। मतलब वर्तमान समय में क्या हो गया, अधिगम का क्षेत्र क्या हो गया, बहुत व्यापक है, मतलब बहुत ब्रॉड हो गया है। जब एक शिक्षक द्वारा जब इतिहास या भूगोल में शिक्षण कार्य किया जाता है, मतलब कराया जाता है,
तो छात्रों द्वारा उससे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो उस विषय से संबंधित हो। मतलब देखिए उस विषय से संबंधित हो, तब मतलब उस विषय से संबंधित कोई विषय है, मतलब मान लीजिए कि कोई इतिहास या भूगोल पढ़ा रहा है, तो उससे संबंधित कोई शब्द जैसे फिजिक्स में पढ़ना हो, जैसे मान लीजिए कि अब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा है भूगोल में, तो उससे संबंधित हमको फिजिक्स में चीज पढ़ना है, तो वो छात्र को क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि अंतर मतलब विषय का को रिलेशन होना चाहिए। तो वही यहाँ बोल रहा है कि छात्रों द्वारा उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो उस विषय से संबंधित हो। तब इस स्थिति में शिक्षक अंतरनुशासनिक अध्ययन के आधार पर अन्य विषयों के प्रश्नों का उत्तर छात्रों को दे सकेंगे। मतलब जब जो शिक्षक होगा वो कोरिलेटेड मतलब बहुत सारा विषय का अध्ययन किया होगा को सहसंबंध के माध्यम से, तो क्या करेगा उस विषय का क्या करेगा आंसर दे सकता है। दूसरा देखते हैं विषयों का सहसंबंध। अंतःनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से विभिन्न विषयों के सहसंबंध का ज्ञान शिक्षक होता है। मतलब अंतःनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से क्या होता है, विभिन्न विषयों क्या होता है, सहसंबंध का ज्ञान किसको होता है, शिक्षक होता है। जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान संकाय के समस्त विषय एक दूसरे से सहसंबंध रखते थे। विज्ञान संकाय के जो समस्त विषय है क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, मतलब विज्ञान से। अतः शिक्षक भौतिक विज्ञान का शिक्षण करते समय अन्य विज्ञान विषयों का ज्ञान रखना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं, जैसे सॉरी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स के साथ हमको केमिस्ट्री का भी नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि वो सहसंबंध होता है। तीसरा देखते हैं सामाजिक समस्याओं के समाधान की योग्यता। समानता हम जानते हैं कि अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं शिक्षक के समक्ष उत्पन्न होती है। मतलब जो शिक्षक होता है उसके सामने क्या होता है, अनेक प्रकार की सामाजिक समस्या। देखिए स्कूल में बहुत बहुत तरह के मतलब बहुत प्रकार के बच्चे आते हैं, बहुत समाज से उठ के आते हैं, तो उनके सामने बहुत ज़्यादा सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। उनका समाधान किसी एक विषय या संकाय के माध्यम से नहीं होता है, और उनका समाधान क्या है, किसी एक विषय या संकाय मतलब स्ट्रीम से नहीं हो पाता। तब शिक्षक इस स्थिति में अंतःनुशासनिक अधिगम का सहारा लेना पड़ता है। अब देखते हैं चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास क्या है, हम जानते हैं कि अंतः अनुशासनिक अधिगम के आधार पर ही प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जन्म होती है। मतलब अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से ही क्या होता है, अधिगम के माध्यम से प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जन्म होता है। अतः अनुशासनिक व्यवस्था में शिक्षक द्वारा उन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है जो क्रमबद्ध एवं संगठित रूप से होती है। मतलब क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप से होती है, जिससे छात्रों का क्या हुआ, सर्वांगीण विकास हो सके। अब देखते हैं पांचवा, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग का ज्ञान। देखिए अंतः अनुशासनिक अधिगम के आधार पर ही छात्रों के लिए शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब सही कहा गया है कि देखिए टीचर बच्चा को किस शिक्षण विधि से पढ़ाना है या कौन सब्जेक्ट को किस शिक्षण के विधि से पढ़ाना है, ये शिक्षक में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किसके माध्यम से हो सकता है, अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से। जब दो सब्जेक्ट के बीच कंपेयर करेगा कौन सा शिक्षण विधि को हम किस मतलब कौन सा सब्जेक्ट को किस शिक्षण विधि से पढ़ा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अंतः अनुशासनिक अधिगम का ज्ञान होना चाहिए। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि अंतर अनुशासनिक अधिगम के आधार पर ही छात्रों के लिए शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षक द्वारा प्राथमिक स्तर पर खेल विधि के खेल प्ले मेथड होता है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या प्रयोग प्रदर्शन विधि मतलब चित्र के द्वारा उसे पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं अंतर अनुशासनिक अधिगम का मूल्यांकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे अंतर अनुशासनिक अधिगम का। तो वही चीज है, जब अंतः अनुशासनिक अधिगम के मूल्यांकन की बात सामने आती है तो वहाँ तीन बातों प्रमुखता के सामने आती है। मतलब जब हम अंतः अनुशासनिक अधिगम की मूल्यांकन की बात करते हैं, इवैल्यूएशन की बात करते थे, उसके सामने क्या आती है, तीन बात आती है। पहला बात है संबंधित विषय को अच्छे से बताया गया है कि नहीं, और दूसरा है मतलब पहला इसमें कहा गया है कि जो संबंधित विषय है उसे क्या है, अच्छे से बताया गया है कि नहीं, और शिक्षण गुणवत्तापूर्ण अध्ययन विद्यार्थियों को हासिल हुआ है कि नहीं। मतलब कह रहा है कि जब उसका हम मूल्यांकन करते हैं अंतः अनुशासनिक अधिगम का, तो पहला बोल रहा है कि जो चीज़ हम उसको पढ़ाए हुए अच्छे से क्या है उसको बताया गया है कि नहीं, और क्या है उसे गुणवत्तापूर्ण क्या अध्ययन विद्यार्थियों को हासिल हुआ है कि नहीं। मतलब उसको गुणवत्तापूर्ण क्या है कि विषय हासिल हुआ है कि नहीं। दूसरा है आकलनकर्ता ने इस विषय को क्या हासिल किया है, मतलब जो आकलनकर्ता होता है इस विषय से क्या हासिल किया है। तीसरा है आकलनकर्ता यह देख पाएंगे कि संबंधित अध्ययन क्षेत्र के अध्ययनकर्ता में ज्ञान अनुशासनिक विस्तृत समझ आया है कि नहीं। मतलब आकलनकर्ता को यह देखना है कि जो संबंधित अध्ययन क्षेत्र के जो अध्ययन करता है उसको क्या है कि ज्ञान अनुशासनिक विस्तृत समझ आया है कि नहीं। कुल मिलाकर इस बात की ओर ध्यान ले जाता है कि अध्ययनकर्ता की सोच किस हद तक विषय के सीमित दायरों से बाहर निकलते हुए नया कर पाने का या अन्य विषयों को सहसंबंध बनाए पाने में समर्थ है या नहीं। एकदम सिंपल समझिए, एकदम इसका अंतर अनुशासनिक अधिगम को मूल्यांकन करने का मेन उद्देश्य है कि
जो अध्ययन करता है, जो अध्ययन किया हुआ है इस चीज को अंतःनुशासनिक है, तो उसकी सोच किस हद तक विषय के सीमित दायरों से बाहर निकला हुआ है कि नहीं, मतलब जो नैरो उसका सोच था वो ब्रॉड सोच में बदला है कि नहीं। और दूसरा क्या है कि वो कुछ मतलब नया कर पाने, कोई विषय को अन्य विषय के साथ संबंध कर पाया है, समर्थ कर पाया है, मतलब कोई विषय से अन्य विषय में संबंध स्थापित कर पाया है कि नहीं। अब देखते हैं अंतःनुशासनिक अधिगम के दो प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। जो अंतःनुशासनिक अधिगम के है, कितने प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, दो प्रकार से। एक है निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, और दूसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन जिसे समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। इस मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता का सबसे खास उद्देश्य यह होता है कि वो इस बात को जाने कि अध्ययनकर्ता विषय को किस प्रकार से समझ रहा है। देखिए इस मूल्यांकन से जो मूल्यांकनकर्ता होता है, जो मूल्यांकन करता है, तो वह सबसे खास उद्देश्य यह रखता है कि वह इस बात से जाने कि अध्ययनकर्ता विषय को किस प्रकार समझ रहा है। जो अध्ययन किया है अध्ययनकर्ता अंतःनुशासनिक अधिगम को, वह किस प्रकार से उस विषय को समझा है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि पहला जो निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या है कि खास उद्देश्य है कि वह इस बात को जाने कि अध्ययनकर्ता विषय को किस प्रकार से समझ रहा है। इस तरह का मूल्यांकन शुरुआती तौर पर यह बात कर पाने में सक्षम होता है कि अध्ययनकर्ता उस विषय पर कितनी गहरी समझ बना पाया है। मतलब इस तरह के मूल्यांकन में क्या होता है कि शोधकर्ता क्या है कि जो सॉरी अध्ययनकर्ता जो होता है अंतर अनुशासनिक का अध्ययन करता है, वो विषय पर कितनी गहरी समझ बना पाया है। अंतःनुशासनिक अधिगम के निर्माणात्मक मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियां है। पहला है, किसी अंतःनुशासनिक अधिगम के मूल्यांकन करने के लिए शुरुआती तौर पर इसके जागरूकता संबंधित प्रश्न लिखित रूप में अध्ययनकर्ता से पूछा जा सकता है। मतलब पहला क्या है, कौन सा विधि है कि उसे लिखित रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, किससे, अध्ययनकर्ता से। दूसरा है, मूल्यांकन प्रपत्रों का संग्रहण करते हुए गलत रूप से की गई अवधारणा को पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए मूल्यांकन प्रपत्रों के का संग्रह करते हुए, मतलब जैसे अंतःनुशासनिक अधिगम का जो मतलब अध्ययन किया, तो वो गलत मतलब अवधारणाओं का पहचान करता है। मतलब जो मूल्यांकन करता है वो क्या करता है, उसका गलत अवधारणाओं का पहचान करता है, ताकि इसी आधार पर आगे क्या है, अनुशासनिक अधिगम समझ विकसित ना कर सके। मतलब कहा गया, सही बात है कि हम कोई गलत अवधारणा रख लेंगे तो वो चीज़ हमें नहीं कोई बताएगा, तो वो चीज़ हमें आगे भी जारी रखते हैं। तो वही दूसरा इसका क्या है, मूल्यांकन करने का मेन उद्देश्य है कि से उस चीज को हम अवधारणा, जो गलत अवधारणा उसमें है, उसको हटा देना। तीसरा है, अंतःनुशासनिक अधिगम के निदानात्मक प्रशिक्षण के द्वारा नए उपचार को निर्देशित करना। मतलब जिससे कि विषय समाप्ति के पश्चात अध्ययनकर्ता अधिक जटिल समस्या का निर्धारण कर सके। मतलब बोल रहा है कि जो अंतःनुशासनिक अधिगम में जो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा क्या है, नए उपचार को क्या करना, निर्देशित करना, जिससे क्या हो कि जो अध्ययनकर्ता होता है वो क्या कर सकता है कि उसके आगे आने वाले जो समस्या होगा, जो जटिल समस्या होगा, उसका क्या करते हैं, निदान कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा मूल्यांकन है संकलनात्मक मूल्यांकन। किसी भी विषय की समग्र सफलता एवं शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता को आंकने के लिए, मतलब आकलन करने के उद्देश्य के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, मतलब अंत होगा यहाँ पर, अंत नहीं होगा, अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन संकलात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। देखिए सही कहा गया है कि देखिए यहाँ पे कि जो संकलात्मक मूल्यांकन होता है, किसी भी विषय की समग्र सफलता, मतलब समग्र सफलता मतलब बहुत अच्छा सफलता, बहुत अच्छा सफलता, समग्र मतलब बहुत अच्छा होता है। समग्र सफलता एवं शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता को आंकने के उद्देश्य से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में, या अंत नहीं होगा, अंत में होगा, अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है, संकलात्मक मूल्यांकन। मतलब उसको एकदम संपूर्ण रूप से जब मूल्यांकन करते हैं तो किसमें किया जाता है, संकलात्मक मूल्यांकन करते हैं। किस समय करते हैं, लास्ट में करते हैं। संकलात्मक मूल्यांकन करने के निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति। देखिए संकलात्मक मूल्यांकन करेंगे तो हमें निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। क्या क्या है, पहला है कोई विषय को नए तरीके से सीखने की जिज्ञासा। मतलब कोई विषय है उसे क्या करेंगे, नए तरीके से सीखने की क्या होती है, जिज्ञासा होती है। अंतःनुशासनिक अधिगम के संकलनात्मक मूल्यांकन से विषय के विभिन्न ज्ञान अनुशासनों के ज्ञान से जुड़ने का मौका मिलता है। देखिए जब अंतःनुशासनिक अधिगम में जब हम संकलनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो विषय के विभिन्न ज्ञान अनुशासनों के क्या होता है, ज्ञान से जुड़ने का मौका मिलता है। तीसरा है विविध अनुशासनिक क्षेत्रों में खास मुद्दों पर गहरी समझ बना। विविध मतलब होता है मिसलेनियस अनुशासनिक क्षेत्रों में क्या होता है, खास मुद्दे पर गहरी समझ पाने में मदद होती है। चौथा है
अंतःनुशासनिक समझ एवं विषयक खोजने का मौका मिलता है। आइए हम निष्कर्ष देखते हैं क्या लिखा है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए छात्रों एवं शिक्षकों में अंतःनुशासनिक अधिगम का ज्ञान होना आवश्यक है।